हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपके साइकोलॉजी यानी जो आपके मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं उन्हें देख रहे हैं। जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वो रीड लेवल फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों के लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा अगर उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण कहलाएगा। यानी ये कौन सी ट्रांसफर लर्निंग कहलाएगी। तो देख लीजिएगा, जो पहले आपने सीखा है वो अब नया सीखा है, वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो निश्चित तौर से वो एक नकारात्मक ट्रांसफ़र लर्निंग हो जाएगी आपकी, यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र लर्निंग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है इनमें से। तो उनकी 5 अवस्थाएं थी, तो देखिएगा इनमें से नहीं है, वो हो जाएगी 2 नंबर, क्योंकि ये आपकी जो प्याजे है ना, जीन प्याजे, उनसे संबंधित है, ना कि ये आपके फ्रायड से। तो प्याजे की ये आपकी सेकंड नंबर की अवस्था है। तो आपने देखी होगी, प्री ऑपरेशनल बोलते हैं इसे, तो जिसकी उम्र होती है 2 से 7। और सिगमंड फ्रायड की 5 अवस्थाएं देखिएगा, कोई एलपीजी यानी ओरल दे रखी है, क्या देखिएगा ये दे रखी है। सेकंड है एनाल, एनाल दे रखी है। और तीसरी होती है फैलिक, फैलिक दे रखी है, नहीं दे रखी। लेटेंट दे रखी है बिल्कुल। और एक होती है जेनिटल। इसमें से 2 अवस्थाएं नहीं दे रखी, तो एक तो फैलिक वाली जो 3 नंबर की होती है, और एक होते हैं जेनिटल जो 5 नंबर की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि पुनर्वलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो आप पढ़ते होंगे स्किनर की अनुसूची यानी पुनर्वलन की, तो उसी में ज़्यादातर पुनर्वलन पर जो दिया है। तो हम देखेंगे इसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सी रहेगी, तो वो रहेगी सतत पुनर्वलन, यानी जिसे बोल सकते हैं कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता या तैरना नहीं सीख सकते, तो ये नेतार्थ किससे संबंधित है, यानी जो ये इंडिकेशन कर रहे हैं वो किसकी ओर कर रहे हैं। तो आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे, हम ये कहेंगे ये सभी अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेपिंग की संकल्पना दी गई थी, तो ये आपके स्किनर के द्वारा दी गई थी, जिसे बोलते हैं शेपिंग। शेपिंग होती है, ये आपको प्रत्येक आप एक वांछित अनुक्रिया करेंगे ना, उस पर जो आपको पुनर्वलन दिया जाता है या रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो वही होती है आपकी शेपिंग। एक नाम और सुना होगा, चेनिंग। एक सेकंड, चेनिंग हिंदी में लिख लेते हैं हम, हालांकि इंग्लिश में इसे इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है आपके द्वारा जो अंतिम वांछित अनुक्रिया की जाती है ना, या क्रमबद्ध की जाती है श्रृंखला के रूप में, तो उस पर आपको लास्ट में जो पुनर्वलन मिलता है ना, उसे बोलते हैं आप है चेनिंग। तो समझे होंगे, शेपिंग का मतलब प्रत्येक वांछित अनुक्रिया पर पुनर्वलन, चेनिंग का मतलब होता है कि लास्ट में जो वांछित अनुक्रिया की जाएगी उस पर मिलने वाला पुनर्वलन। ये सभी स्किनर से संबंधित है। सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है इनमें से। देखो, एंडोमॉर्फिक की बात की है, मीजो की है, एक्टो की है, देखो एस्थोमॉर्फी है ना, इसकी बात नहीं की है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक का मतलब वही है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो आपकी संबंधित होती है सिगमंड फ्रायड से। ठीक है, और इसमें से कौन सी नहीं होगी, वो होगी साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात्कार तो आपकी सब्जेक्टिविटी में आती है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी बोल दीजिएगा, इसे ही ऐसे विषय वस्तुता या आत्मनिष्ठ विधि भी बोल देते हैं, नहीं। ठीक है, तो ये आपकी साक्षात है ना, इसी के अंडर में आती है। साक्षात हो गई आपकी, इसके अलावा इंटरव्यू हो गई, और क्या हो जाएंगे इनके अलावा, इंटरव्यू के अलावा केस स्टडी हो गई। ठीक है, तो ये सभी है आपके इसमें आते हैं सब्जेक्टिविटी में। बाकी जो मुक्त साचार, शब्द साचार, स्वप्न विश्लेषण है, यानी ड्रीम एनालिसिस, वर्ड एसोसिएशन, फ्री एसोसिएशन, ये सभी है सिगमंड फ्रायड से संबंधित है, यानी उसके मनोविश्लेषणात्मक विधि मानी जाती है ये। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि एक पूर्व सक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं को उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने इसे क्या कहा है? हालांकि देखा जाए तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है, जो उम्र होती है 2 से 7। ये कह रहा है कि वो बस वन साइडेड सोच पाता है ये, तो इसका मतलब हुआ है वो केंद्रीकरण है यानी सेंट्रेशन, यानी बच्चा है वन साइडेड सोच पाता है। जैसे कि 1 रुपये में कितने पैसे होंगे तो बच्चा कहेगा 100 पैसे, ठीक है। अब उससे ये पूछा जाए कि 100 पैसों में कितने रुपए बनेंगे तो वो ये नहीं बता पाएगा, बस यही बता पाएगा, यानी इसे बोलते हैं आगे की ओर जाना, यानी वन साइडेड सोच पाना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, मैंने तो एक ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि होगी? तो देखिएगा ऑटिज्म है ना, ये उससे संबंधित बात कर रहा है। तो ऑटिज्म युक्त बालक के लिए शिक्षण की विधि होगी सबसे बेस्ट अगर देखी जाए इन सभी ऑप्शनों में तो वो रहेगी PECS, यानी इनके ये ऐसी विधि होती है जिसमें चित्रों के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगी। बाकी जो इसमें और दे रखी ना ब्रेल लिपि, टेलर फ्रेम, ये सभी जो अंधे बच्चे होते हैं ना उनसे संबंधित होती है। इसमें बताइएगा कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक प्रवर्धक के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो वो एक बिस्किट का पैकेट, सॉरी इस बिस्किट का एक बिस्किट हो जाएगा, मैं पैकेट बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया मैंने। यानी जो प्राइमरी रेल पोस्ट के रूप में कौन सा इसमें से एग्जाम्पल हो सकता है या प्रयोग कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा एक बिस्किट, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। बाकी ये प्रशंसा बहुत अच्छा, ये सेकेंडरी में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, डिस्ग्राफिया एक प्रकार का क्या है? तो हम कहेंगे ये आपका अधिगम अक्षमता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी है ये, जिसमें आपकी डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेसिया, प्रेक्सिया भी आ जाती है इसी में। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत दिया था? देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूज करने वाला है। कैसे कि ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा है, हालांकि राजस्थान की भर्ती परीक्षा में किसी भी नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये पूछे तो नाम आएगा जीन पियाजे। अगर ध्यान दिया हो तो एस्टेट 2023 में आपकी एक मेंस एग्ज़ाम अभी हुई है प्राइमरी की, शायद ये सितंबर या अक्टूबर में हुई थी 2024 में, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। सेकेंडरी पे आता है लॉरेंस कोलबर्ग, ये इसका शिष्य ही था, ये समझिएगा। इसने दिया था 1965 में और इसने दिया था 1969 में शायद, ठीक है। तो समझे होंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ग समूह की योग्यता का विकास होता है कौन सी अवस्था में? यानी जो इसमें कह रहे हैं जो क्लास ग्रुपिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग कब होती है, यानी कौन सी ये योग्यता है कौन सी स्टेज में होती है जीन पियाजे की? ये 4 स्टेजें दे रखी हैं। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे जो मूल सक्रियात्मक अवस्था होती है ना 7 से 11, उसमें ये विकसित हो जाती है। क्या चीज़? वर्ग समूह की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है, वो निम्नलिखित में से पूर्व सक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो माँ आज सूरज उदास है, इसका मतलब एलिनिज्म है उसके अंदर, यानी वो निर्जीव चीज़ को सजीव समझता है। ये विशेषता आपकी जीन पियाजे की 2 नंबर की अवस्था आती है ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन एवं नई स्कीमा का निर्माण करते हैं? जब भी जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आए जिसमें संशोधन की बात हो या नई स्कीमा का निर्माण हो या इसमें परिमार्जन आए शब्द, ठीक है, या परिष्कृत आए या चेंजिंग यानी बदलने की बात कही और मॉडिफाई की बात कही, ये सभी का मतलब ये है कि वो एकोमोडेशन की बात कर रहा है। इसमें कहाँ है? ये 2 नंबर में है ना, समंजन, इसकी बात कर रहा है। जब ज्ञान ग्रहण की बात हो तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कोई चीज़ सीख रहा है तो निश्चित तौर से वो आत्मसातीकरण नहीं चाहिए। और जबकि मॉडिफाई
चेंजिंग, परिष्कृत, परिमार्जन, बदलना, ये सभी चीज़ें समंजन में चली जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन बस बोल रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो उस ऊपरी सीमा को कहेंगे संभावित विकास का स्तर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जिसे बोलते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। आपने जेड-पीडी पढ़ी होगी, ये जेड-पीडी के अंडर में ही आता है। अंडर मीन्स ये कि उसकी विशेषता पढ़ेंगे ना, उसी के अंदर आता है। तो इसे संभावित विकास का स्तर कहेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा था, जो दक्ष व्यक्ति है ना, अपने से ज़्यादा नॉलेज वाला, उसकी सहायता से पूरा तो कर सकता है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार हमें ये बताना था वो बच्चा है अपने से जो दक्ष व्यक्ति है उसकी सहायता से पूरा करता है, तो उसे बोलेंगे संभावित विकास का स्तर। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो मैंने ये 2 बार बताया है, तो देखिएगा जब भी वो दूसरे की सहायता लेगा निश्चित तौर से वो जेड-पीडी में जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा गया है वो देखिएगा, उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, समझ रहे हो, जेड-पीडी से ऊपर, तो वो संभावित विकास का स्तर कहलाएगा। इस हिसाब से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद का तात्पर्य कि एक विद्यार्थी से सही उत्तर की संभावना को बढ़ाना या बढ़ाने वाला संकेत देता है, इसमें से कौन सा ऐसा हो सकता है? तो वो प्रॉम्प्ट कहलाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मॉडलिंग आधारित है, तो ये आपकी कहाँ है, बांडुरा जी। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत इसी से संबंधित है। मॉडलिंग, पोबोडॉल, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन, ये सभी चीज़ें इसी से संबंधित है। बाकी अल्बर्ट बांडुरा जाने जाते हैं, तो ये हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और देखिएगा पिछला क्वेश्चन है ना मॉडलिंग, ये भी एक ही बात है, सामाजिक अधिगम कह दीजिएगा, ये सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये इसी के उपनाम है। ठीक है। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो ऑटिज्म है, ये अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि ऑटिज्म वाले बच्चों को किस विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, तो मैंने वहाँ पर नाम लिया था PEC लिया था, पैक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा।